3 मार्च 1971 रॉ सीक्रेट चैम्बर पर बैठा एक आदमी अपनी मशीनों में उंगलियां घुमाता फोन टेप करने की कोशिश कर रहा था। उनके ठीक सामने आरन काओ और के शंकरन नायर कानों में हेडफोन लगाए बैठे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का आर्मी जनरल एक सिक्योर लाइन से ईस्ट पाकिस्तान में ढाका के ISI ऑपरेटिव से बातचीत कर रहा था, जिसकी आवाज फोन टेपिंग के जरिए आरन काओ के कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। काओ ने जो सुना, उनके चेहरे पर परेशानी की लहर साफ नजर आने लगी। उधर उस पाकिस्तानी जनरल ने फोन रखा, इधर आरन काओ ने अपने कानों से हेडफोन निकालकर टेबल पर रख दिया। एक बार फिर जंग का खतरा बढ़ने लगा है, लेकिन इस बार दुश्मन के निशाने पर हम नहीं, ईस्ट पाकिस्तान है। यानी रहमान का बांग्लादेश। आरन काओ ने इंदिरा गांधी से बातचीत की और वो बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर और ज्यादा अलर्ट हो गए थे। इंडियन इंटेलिजेंस का शक पाकिस्तान को लेकर बिल्कुल सही निकला। ईस्ट पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। 14 मार्च 1971 को भारतीय हाई कमिश्नर के सैन गुप्ता की मुलाकात ईस्ट पाकिस्तान ढाका में पाकिस्तानी कैप्टन शुजात अली से हुई, जो शेख मुजीबुर रहमान के बेहद खास थे। गुप्ता साहब, हम आपके जरिए भारत सरकार तक शेख मुजीबुर रहमान का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आप पूर्वी पाकिस्तान की हालत देख ही रहे हैं। हमें भारत से मदद की उम्मीद है। पाकिस्तान की आधे से ज्यादा फौज पूर्वी पाकिस्तान की ओर आ रही है और मुजीबुर साहब का कहना है क्योंकि भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान के बॉर्डर से अपनी सेना हटा ली है, इसीलिए पाकिस्तान की सेना पश्चिम से पूर्व की तरफ इतनी आसानी से आगे बढ़ रही है। हमें भारत से सैन्य सहायता की जरूरत है और हम जल्द से जल्द भारत सरकार की तरफ से जवाब की उम्मीद कर रहे हैं। रहमान साहब ने कहा है कि भारत के निर्णय के आधार पर ही वो अपना अगला कदम उठाएंगे। पूर्वी पाकिस्तान के पास वक्त बहुत कम है। हमारी आखिरी उम्मीद सिर्फ भारत है। मैं आपकी और रहमान साहब की बात भारत पहुंचा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। के सैन गुप्ता शुजात अली से सारी बात सुन भारत के लिए रवाना हो गए। 19 मार्च को के सैन गुप्ता भारत पहुंचे। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की। के सैन गुप्ता ने इंदिरा गांधी को पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच शुरू हो चुके युद्ध की सारी जानकारी दी। मैडम, ईस्ट पाकिस्तान में कुछ भी सही नहीं है। शेख मुजीबुर रहमान आपसे मदद की उम्मीद कर रहे हैं। उनकी नजर अब सिर्फ और सिर्फ भारत पर टिकी हुई है। मुजीब साहब से कह देना, जितना संभव हो सकेगा भारत उनकी मदद करेगा। इंदिरा गांधी ने इसके अलावा और कोई सटीक जवाब नहीं दिया। पूर्वी पाकिस्तान मुसीबतों से घिरता जा रहा था, लेकिन भारत अपने मसले सुलझाने में व्यस्त था। 1969 के आखिरी महीने में भारत में आम चुनाव हुए। उसके बाद इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी 2 अलग अलग गुटों में बंट चुकी थी। इंदिरा गांधी ने उस वक्त गरीबी हटाओ का नारा दिया था। वहीं भारत की आर्थिक स्थिति और ज्यादा बिगड़ने लगी थी। इससे नाराज लोग सड़क पर उतर आए थे। इंदिरा गांधी अपनी सरकार और कुर्सी बचाने की कोशिशों में लगी हुई थी। इंदिरा गांधी ने काफी सोचने के बाद इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और आर्मी की एक मीटिंग बुलाई। 27 मार्च 1971 को वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट की शुरुआत कर दी है। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान की आर्मी याया खान के आदेश पर ईस्ट पाकिस्तान पर धावा बोल चुकी है। ईस्ट पाकिस्तान में बंगालियों का कत्लेआम खुलेआम किया जा रहा है। चुन चुनकर पढ़े लिखे बंगालियों को मारा जा रहा है, ताकि आगे बंगाली मुस्लिमों को लीड करने जैसी कोई छवि बाकी ही ना रहे। इससे ईस्ट पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसी स्थिति बन गई है। हर तरफ सिर्फ बर्बादी का मंजर। और मुझे लगता है रहमान के बांग्लादेश में सिविल वॉर जैसा तूफान जितना तेज होगा, असर सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान पर ही नहीं, बल्कि भारत पर भी पड़ेगा। इसीलिए इंदिरा जी, हमें पाकिस्तान को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। बात आपकी सही है, पर हम इंटरनेशनल नॉर्म से पीछे नहीं हट सकते। हमें इंटरनेशनल कानून का ध्यान रखना होगा। वैसे भी ये ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच का मामला है। जब तक हमारी सरहद को कोई नुकसान नहीं होता, तब तक हम पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हम तैयार हैं? मिस्टर मानेकशॉ, क्या हालात बिगड़ने पर पाकिस्तान को हमारी भारतीय आर्मी रोक सकती है? मैडम प्राइम मिनिस्टर, आर्मी का काम है जंग लड़ना। आर्मी जंग लड़ने को हमेशा तैयार रहती है, लेकिन जंग लड़ने और जीतने में अंतर होता है। अगर आप चाहती हैं कि हम पाकिस्तान से युद्ध जीत जाएं,
तो आपको आर्मी को 6 महीने का वक्त देना ही होगा, क्योंकि इसके बिना हम ईस्ट पाकिस्तान की मदद भी नहीं कर पाएंगे। और तब तक क्या? ईस्ट पाकिस्तान की हालत बिगड़ती जा रही है और इसका असर हमारी पूर्वी सीमा पर पड़ रहा है। तब तक हम बंगाल के लोगों को, बंगाल की आर्मी को वेस्ट पाकिस्तान के आर्मी से लड़ने की तैयारी करवाएंगे, उन्हें ट्रेनिंग देंगे, उनकी हर संभव मदद करेंगे। 30 मार्च को एक खबर पाकिस्तान से दिल्ली पहुंची, जिसे रेडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके सेक्रेटरी पीएन हक्सर बड़े ध्यान से सुन रहे थे। ईस्ट पाकिस्तान के 3 लाख से ज्यादा बंगाली मारे जा चुके हैं। ईस्ट पाकिस्तान को छोड़ बंगाली मुस्लिम वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के रास्ते भारत आ रहे हैं। भारत सरकार ने अपनी तरफ से पहल की है और हर जगह कैंप लगाया गया है ताकि शरणार्थियों की थोड़ी मदद हो सके। पर बांग्लादेश से आ रहे ये शरणार्थी उभरते हुए भारत के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस वक्त कोलकाता जैसे एक अकेले कैंप में 2.5 लाख से ज्यादा रिफ्यूजीज बसे हुए थे। शरणार्थियों की देखभाल करना, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना भारतीय सरकार के ऊपर एक बोझ बन चुका था। इस बोझ को वहन करने की ताकत उस वक्त भारत में नहीं थी। भारत की माली हालत पहले से ही खराब चल रही थी। अब भारत एक ऐसे दोहरे पर खड़ा था जहां उसके सामने मुसीबत के कई पहाड़ सामने थे। कुछ दिनों में 10 लाख से ज्यादा शरणार्थी भारत आ चुके थे। 31 मार्च की सुबह सुबह ताजुद्दीन अहमद, मिस्टर एम अमीरुल इस्लाम के साथ साथ अवामी लीग के दर्जनों लीडर बांग्लादेश से भागकर भारत आ गए। वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के पास भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सीनियर ऑफिसर गोकुल मजुमदार से उन सभी की मुलाकात हुई। हमारी मदद करिए, हम भारत में शरण लेने आए हैं। बांग्लादेश की हालत बहुत खराब है। एक लंबा सफर तय कर आए ताजुद्दीन अहमद, एम अमीरुल इस्लाम के साथ अवामी लीग के सभी लीडर्स को बीएसएफ की कैंप में बिठाया गया। ईस्ट पाकिस्तान में हालत खराब है, ये तो पता था, लेकिन अवामी लीग के लीडर्स के साथ इस तरह का व्यवहार, इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी। ईस्ट पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश कहिए। पाकिस्तानी ऑपरेशन सर्च लाइट की शुरुआत के साथ ही हमारे नेता शेख मुजिबुर रहमान ने 26 मार्च को बांग्लादेश को एक आजाद राष्ट्र घोषित कर दिया था। बांग्लादेश अब धर्म के नाम पर बटा पाकिस्तान नहीं, बल्कि बांग्ला संस्कृति का पालन करने वाले बंगालियों का देश बांग्लादेश है, जहां हम मुसलमान या हिंदू नहीं, बंगाली बोलने वाले बांग्लादेशी रहते हैं। मजुमदार शांति से ताजुद्दीन की बात सुन रहे थे। हालत बहुत खराब है। एक ही हफ्ते में ढाका यूनिवर्सिटी के 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट को मार दिया गया है। पाकिस्तान की आर्मी ने रेडियो बंद कर दिए हैं। सारे जर्नलिस्ट को बांग्लादेश से बाहर निकाल दिया है। पाकिस्तान की आर्मी कहर बरसा रही है। आपको यकीन नहीं होगा, आर्मी ने पूरे ढाका को घेर रखा है। हर जगह लोगों को मारा जा रहा है और क्या क्या बताऊं, सब बर्बाद हो चुका है। मैं अपने हेडक्वार्टर्स में इन्फॉर्म करके आता हूं। आप सब निश्चिंत होकर बैठिए, यहाँ आप सब सुरक्षित हैं। हेडक्वार्टर से आदेश मिलते ही बीएसएफ के ऑफिसर्स मजुमदार ने कोलकाता एयरपोर्ट से अवामी लीग के सभी नेताओं को दिल्ली भेज दिया गया। 3 अप्रैल 1971 को प्रधानमंत्री के दफ्तर में ताजुद्दीन अहमद की मुलाकात इंदिरा से हुई। आप सब यहाँ हैं, पर शेख मुजीबुर रहमान साहब कहाँ हैं? उनकी कोई खबर? 25 मार्च को पाकिस्तान की आर्मी ने रहमान साहब को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। वो जिंदा है या मर गए ये भी नहीं पता। लेकिन उनकी गिरफ्तारी से पहले अवामी लीग ने अपने कैबिनेट का ऐलान कर दिया था, जिसमें लीग के 5 हाई कमांड मेंबर्स शामिल हैं। हम सब ने मिलकर उसी दिन आजाद बांग्लादेश का भी ऐलान कर दिया था। पर सिर्फ ऐलान से क्या होता है? बांग्लादेश की हालत से आप बेखबर नहीं। हमें आपकी मदद चाहिए। देखिए, फिलहाल मैं मदद का वादा तो नहीं कर सकती, पर एक बात कह सकती हूँ, रहमान साहब अगर जिंदा हुए तो भारत उन्हें पाकिस्तान की कैद से जरूर आजाद करवाएगा। इंदिरा जी, भारत ने वादा किया था, याद करिए। त्रिपुरा अगरतला में रहमान साहब खुद आए थे और भारत से मदद की मांग की थी, और भारत ने मदद का वादा भी किया था। आप कैसे भूल सकती हैं? इस विषय पर हम बाद में बातचीत जरूर करेंगे। फिलहाल आपको आराम की जरूरत है। इंदिरा गांधी से बातचीत करने वाला यह शख्स अवामी लीग का लीडर था,
जो आगे चलकर बांग्लादेश का पहला प्रधानमंत्री बना। भारत ने कुछ वक्त तक बांग्लादेश और पाकिस्तान के मामले में चुप्पी साध रखी थी। वहीं बांग्लादेश से भारत आने वाले रिफ्यूजीज की समस्या बढ़ती जा रही थी, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में जेनोसाइड भी बढ़ता जा रहा था। 11 अप्रैल 1971 को भारत और बांग्लादेश की सीमा पर मौजूद वैद्यनाथ ताला में ताजुद्दीन और अवामी लीग के सभी लीडर्स के साथ बहुत से बांग्लादेशी इकट्ठा हुए। ये वही वैद्यनाथ ताला था जिसे आज मुजीबनगर के नाम से जाना जाता है। जंगल के बीच जमा इस भीड़ को संबोधित करने ताजुद्दीन सामने आए। आज हम भारतीय बीएसएफ के ऑफिसर्स, सभी विदेशी पत्रकारों और बांग्लादेश की आवाम के सामने बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करते हैं। साथ ही बांग्लादेश की एक नई सरकार की भी घोषणा करते हैं। लेकिन मुल्क और सरकार सेना के बिना अधूरी होती है। हम सब ने कुछ वक्त पहले मुक्ति वाहिनी का गठन किया था। अब उसकी ताकत बढ़ाने का वक्त आ गया है। आज से हमारी मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश को मुक्त करवाने की जंग लड़ेगी। साथ ही हम सैयद नजरुल इस्लाम को बांग्लादेश का राष्ट्रपति घोषित करते हैं। जय बांग्ला, जय बांग्ला। सबकी मौजूदगी में इंडिपेंडेंट बांग्ला ब्रॉडकास्टिंग सेंटर की शुरुआत की गई और इस नए रेडियो सेंटर के जरिए पूरे विश्व में बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा की गई। आगे बांग्लादेश से भारत आया हर एक स्टूडेंट, युवा और आज़ादी की चाह रखने वाले लोग खुद को मुक्ति वाहिनी का सिपाही कहने लगे। इस अनाउंसमेंट के बाद एक बार फिर इंदिरा गांधी और ताजुद्दीन की मुलाकात दिल्ली में हुई। श्रीमती गांधी, मैं बांग्लादेश की सरकार की ओर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे देश को रिकॉग्नाइज करें। आप बांग्लादेश को एक पड़ोसी देश की तरह मान्यता दें, क्योंकि अगर भारत ने मान्यता दे दी तो धीरे धीरे दूसरे देशों की सहमति भी बांग्लादेश की ओर बढ़ने लगेगी। भारत आपकी मदद कर रहा है, पर इस मुद्दे पर अभी तुरंत फैसला नहीं लिया जा सकता। इंदिरा गांधी ने ताजुद्दीन को कोई खास जवाब नहीं दिया। वो इंटरनेशनल कानून से डरी हुई थी। वहीं भारत के अंदर भी अपोजिशन के लीडर, खासतौर पर जयप्रकाश नारायण की ओर से इंदिरा पर दबाव बढ़ता जा रहा था। जयप्रकाश नारायण भी इंदिरा सरकार से बांग्लादेश को स्वीकृति देने की मांग कर रहे थे। वहीं बांग्लादेश की नई सरकार कोलकाता में अपनी मीटिंग करती नजर आ रही थी। रिफ्यूजी के बढ़ते दबाव और बॉर्डर पर बढ़ते टेंशन को देखते हुए इंदिरा गांधी ने 25 अप्रैल 1971 को आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ से एक और मीटिंग की। मिस्टर मानेकशॉ, क्या हम वाकई कुछ नहीं कर सकते? आपको और कितना वक्त चाहिए? अब मिलिट्री ऑपरेशन जरूरी हो गया है। भारत शरणार्थियों का बोझ नहीं ढो सकता। हमें बांग्लादेश को आजाद करवाने में बांग्लादेश की मदद करनी ही होगी। मैडम प्राइम मिनिस्टर, हमारी कुछ सेना हिमालय के बर्फीले इलाकों में फंसी हुई है। टैंक, मिलिट्री डिस्ट्रीब्यूशन में भी वक्त लगता है। मिस्टर मानेकशॉ, मुझे एक्सक्यूज नहीं सुनना है। आप गवर्नमेंट की परेशानी नहीं समझ रहे। आपको कुछ ना कुछ करना होगा। मैडम प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर इस वक्त हम युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो 100% हार भारत की होगी। और अगर आप चाहती हैं कि भारत पाकिस्तान को हराकर युद्ध जीतकर बांग्लादेश की मदद करे तो आपको हमें समय देना ही होगा। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि मेरा फैसला सही नहीं है, तो आई नो द डिफरेंस बिटवीन बिकमिंग अ फील्ड मार्शल एंड बीइंग डिसमिस्ड। आप मेरा रेजिग्नेशन लेटर कबूल कर सकती हैं। इंदिरा गांधी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उन्होंने युद्ध के सारे फैसले सैम मानेकशॉ पर छोड़ दिए। भारत सरकार, भारतीय आर्मी और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के बीच इस वक्त एक ही मुद्दा चल रहा था, वो था बांग्लादेश और भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी। वहीं दूसरी ओर भारत तक रेडियो के जरिए एक खबर पहुंची। पाकिस्तान आर्मी का जनरल टिक्का खान बांग्लादेश में आतंक मचा रहा है। टिक्का खान का आतंक इस हद तक बढ़ चुका है कि उसे बांग्लादेश का बुच्चर कहा जा रहा है। पाकिस्तान के ये जनरल बच्चे, बूढ़े और महिलाओं को भी नहीं बख्श रहा है। रॉ चीफ आरनकाओ की नजर बांग्लादेश पर टिकी हुई थी। मई की शुरुआत में आरनकाओ के कहने पर टीएन कॉल ने इंडियन हाई कमिश्नर अप्पा पंत से कांटेक्ट किया, जो उस वक्त लंदन में काम कर रहे थे। मिस्टर पंत, लंदन में ढाका हाई कोर्ट के जज अबू सईद चौधरी से कांटेक्ट करिए और कहिए कि वो बांग्लादेश से दूर लंदन में बैठे बैठे भी अपने देश की मदद कर सकते हैं। ओके। लंदन में ही पंत की मुलाकात अबू सईद चौधरी से हुई। पंत ने टीएन कॉल का मैसेज चौधरी तक पहुंचा दिया। ये वही अबू सईद चौधरी थे जो आगे चलकर बांग्लादेश के दूसरे प्रेसिडेंट बने। चौधरी साहब,
इंडियन इंटेलिजेंस मानती है कि आपको लंदन में अपना एक दफ्तर शुरू करना चाहिए, बांग्लादेश का ऑफिशियल दफ्तर, और वहीं से कुछ खबरें लिखकर पूरी दुनिया को आप ये बता सकते हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। ऐसे पाकिस्तानियों पर इंटरनेशनल दबाव बढ़ने लगेगा। पूरी दुनिया को नजर आएगा कि पाकिस्तान अपने ही देश के नागरिकों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार कर रहा है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो मेरे लिए भी काबिले बर्दाश्त नहीं है, लेकिन हर चीज के लिए पैसे लगते हैं। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं यहाँ सारा सेटअप लगा सकूं। पंत ने चौधरी का मुद्दा राव के दफ्तर तक पहुंचाया। काओ के कहने पर राव की फाइनेंस डिपार्टमेंट ने चौधरी को लंदन में सेटअप लगाने में मदद की, जहां से चौधरी ने अलग अलग देशों के डिप्लोमेट से मिलकर बांग्लादेश की कंडीशन से सबको अवेयर करने की कोशिश की। साथ ही रेडियो और अखबारों में आर्टिकल भी छपवाए। अबू सईद चौधरी के इन आर्टिकल के जरिए पूरी दुनिया पाकिस्तान के अत्याचारों से वाकिफ होने लगी थी। दूसरी तरफ मई के महीने में मेघालय और असम की पहाड़ियों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिसर और जवान बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना की मदद कर रहे थे। उन्हें हथियार और खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा था। बीएसएफ के ऑफिसर ने दिल्ली प्रधानमंत्री के दफ्तर में बॉर्डर की सारी खबर पहुंचा दी। बॉर्डर में होने वाली परेशानियां, मुक्ति वाहिनी की एक्टिविटी और रिफ्यूजीज को लेकर दिल्ली पीएम ऑफिस में एक मीटिंग हुई, जिसमें आरएन काओ और इंदिरा गांधी ने आपस में बातचीत की। मैडम प्राइम मिनिस्टर, मुझे लगता है कि अब हमें आर्मी को इनडायरेक्ट वॉर की छूट दे देनी चाहिए। इनडायरेक्ट वॉर? आप कहना क्या चाहते हैं? बांग्लादेश की बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी और मुक्ति वाहिनी फौज पाकिस्तानियों से लड़ना चाहती है, लेकिन वो इतने काबिल नहीं है। अब उनके पास हथियार भी नहीं है और मिलिट्री टेक्निक्स भी नहीं है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो रिफ्यूजी बनकर भारत पर बोझ बनने के बजाय अपने देश जाकर अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ जंग लड़ सकें। राम जी, आपको वाकई लगता है वो सब लड़ना चाहते हैं? बीएसएफ की रिपोर्ट के मुताबिक तो लड़ना वो जानते हैं, पर उनके पास हथियार नहीं है, और मेरा मानना है कि इससे भारत का भी फायदा होगा। इंदिरा गांधी ने आरएन काओ की बात मान ली। 1971 के दौर में आरएन काओ और आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ के बेहतरीन तालमेल ने भारत के लिए परिस्थितियों को और ज्यादा आसान बना दिया था। अब बारी थी मुक्ति वाहिनी को ट्रेन करने की। भारत ने मुक्ति वाहिनी की फौज को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। बांग्लादेश की मुक्ति फौज का कांटेक्ट सबसे पहले असम की डेल्टा आर्मी कंपनी से हुआ। मुक्ति वाहिनी की फौज में शामिल सभी बंगाली सोल्जर लुंगी, टी शर्ट जैसे कपड़े और सामान्य से जूते पहनकर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे थे, ताकि जब वो बांग्लादेश में दाखिल हों, पाकिस्तान की आर्मी को उन पर शक न हो। भारत की सिर्फ एक मिलिट्री कंपनी नहीं, बल्कि ईस्ट बंगाल राइफल्स, राजपूत राइफल्स, डोगरा रेजिमेंट जैसी आर्मी कंपनी ने मेघालय, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में 6 अलग अलग डिवीजन बनाकर 5 से 6 महीने तक लगातार मुक्ति वाहिनी की सेना को पाकिस्तानियों से लड़ने के लिए ट्रेंड किया। भारत ने न सिर्फ ट्रेनिंग दी, बल्कि उन्हें हथियार, खाना, कैंप सब कुछ उपलब्ध करवाया। भारत से ट्रेंड हुई मुक्ति वाहिनी की सेना जंगलों के रास्ते छोटे छोटे गुटों में बंटकर बांग्लादेश के अंदर जाती और छिपकर गोरिल्ला वॉर टैक्टिक्स के जरिए पाकिस्तान की आर्मी पर वार करती। पाकिस्तान की आर्मी अब इस तरह से छिपकर किए जाने वाले युद्ध से परेशान हो गई थी। बांग्लादेश में खड़े पाकिस्तानियों को पता ही नहीं चलता था कि मुक्ति वाहिनी की सेना कब और कहां से आती है और कैसे उनके लोगों को मारकर उनके हथियार लूट वहां से भाग जाती है। वक्त आगे बढ़ता गया। जून 1971 में वेस्ट बंगाल के रिफ्यूजी कैंप में एक बहुत ही परेशान कर देने वाली खबर इंदिरा गांधी के दफ्तर तक पहुंची। खबर पहुंचाने वाले थे पीएन हक सर। मैडम, 9,500 रिफ्यूजीज को कॉलेरा हो गया है और ये बीमारी कैंप में फैलती ही जा रही है। हम रेफ्यूजीज कैंप में और ज्यादा हेल्थ फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं करवा सकते, इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है। एक खबर और भी आई है, सडनली हिंदू रिफ्यूजीज के नंबर बढ़ने लगे हैं। जून के अंत आते आते बीमारों की संख्या 46,000 पहुंच गई थी। पूरा वेस्ट बंगाल इस बीमारी की दहशत में जी रहा था। वहीं ओपोजिशन के लीडर, खासतौर पर अटल बिहारी वाजपेयी, हिंदू रिफ्यूजीज को अच्छी सुविधा देने की मांग कर रहे थे। एक तरफ भारत की अपनी समस्याएं कम नहीं थी, उसी वक्त यूनाइटेड स्टेट के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी अल्फ्रेड किसिंगर ने भारत को एक लेटर भेजा जो इंदिरा गांधी के दफ्तर पहुंचा। इंदिरा गांधी खत खोलकर
पढ़ रही थी, उस वक्त भी पीएन अक्सर उनके सामने बैठे हुए थे। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान का मुद्दा है। इसमें भारत को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आप पाकिस्तान पर मिलिट्री एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर भारत ने ऐसा किया तो आपकी अर्थव्यवस्था पर भार पड़ सकता है। जुलाई 1971 हेनरी अल्फ्रेड किसिंगर की मीटिंग अक्सर से हुई। दो पावरफुल ब्रिलियंट एडवाइजर ने 1 घंटे का वक्त एक दूसरे से बातचीत करते हुए बिताया। हमारी इंटेलिजेंस की नजर इंडिया और पाकिस्तान दोनों पर है। आप पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन की शुरुआत नहीं कर सकते। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। भारत ने कभी किसी पर पहले हमले की पहल नहीं की है। पर आप बांग्लादेश को आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं। ऐसा आगे भी हुआ तो भारत पर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ सकता है और ये बात भारत को याद रखनी चाहिए। अक्सर ने सारी बात इंदिरा गांधी को बताई। इंदिरा गांधी के साथ साथ अब इंडियन आर्मी को भी पाकिस्तान की एक गलती का इंतजार था। इधर भारत पाकिस्तान पर ताक लगाए बैठा था, उधर भारत का एक और पड़ोसी देश चीन पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था। चीन ने पाकिस्तान को यह भी बताया कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को पाकिस्तान से युद्ध करने नहीं देंगे। पाकिस्तान के हौसले इस खबर को सुनते ही और ज्यादा बुलंद हो गए। वहीं चीन ने अपनी तरफ से आर्मी और हथियारों की सप्लाई का वादा भी किया। नवंबर के आखिरी हफ्ते में राव के पास एक खुफिया खबर आई। खबर थी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स 1 या 2 दिसंबर को भारतीय एयरबेस पर अटैक करने वाली है। रॉ चीफ आरन काओ ने तुरंत ये इन्फॉर्मेशन इंदिरा गांधी को दी। उसी वक्त नायर ने ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इंडियन एयरफोर्स तक पहुंचाई। एयरफोर्स के सारे ऑफिसर्स इस खबर को सुनते ही अलर्ट हो गए। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली थी। 1 और 2 दिसंबर को एयरफोर्स का हर ऑफिसर रात दिन हाई अलर्ट पर बैठा हुआ था, लेकिन ना तो 1 तारीख को कोई हमला हुआ और ना ही 2 दिसंबर को। इससे एयर हेडक्वार्टर का चीफ नाराज हो गया। उसने 2 दिसंबर की शाम नायर को फोन घुमाया। मिस्टर नायर, हम कब तक इस तरह से हाई अलर्ट पर बैठे रहेंगे? इंतजार करना कितना मुश्किल होता है आपको भी पता है, और एयरफोर्स के ऑफिसर पूरे 48 घंटे से अलर्ट पर बैठे हुए हैं। मुझे हमारी इंटेलिजेंस की खबर पर पूरा भरोसा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज 24 घंटे और इंतजार कीजिए। अगर कुछ नहीं होता तो आप अपने पायलट को वापस भेज सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 दिन और आपकी टीम को हाई अलर्ट पर रहना होगा। एयर हेडक्वार्टर के लीडर्स ने नायर की बात मान ली। उन्होंने 1 दिन और इंतजार किया। 3 दिसंबर 1971 वही हुआ जिसकी खबर राव को पहले ही मिल चुकी थी। शाम करीब 5 बजे पाकिस्तान एयरफोर्स ने 8 इंडियन एयरबेस और इंडियन राडार स्टेशन पर हमला कर दिया। ज्यादातर हमले भारत के वेस्टर्न सेक्टर में किए गए थे, जिसमें पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और राजस्थान के एयरबेस शामिल थे। हमले के कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो के जरिए जनता को युद्ध का समाचार दिया। जय हिंद। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। पाकिस्तान ने अपने इस सीक्रेट ऑपरेशन को ऑपरेशन चंगेज खान का नाम दिया था। पहले एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान ने पठानकोट और अमृतसर एयरबेस पर हमला किया, जहां भारतीय एयरफोर्स पहले ही तैयार थी। भारत की फोर्स ने पाकिस्तान को जमकर जवाब दिया। पठानकोट और अमृतसर में पाकिस्तान की सेना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई। अमृतसर के रडार स्टेशन को भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। पाकिस्तान लगातार अपनी ओर से हवाई हमले कर रहा था। मिलिट्री पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने टेलीफोन के जरिए इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्रा लाल से बातचीत की। मिस्टर लाल, इज एवरीथिंग अंडर कंट्रोल? डोंट वरी, माय बर्ड शुड बी राइट ओवर द आगरा, और शायद अब तक दुश्मन वापस पाकिस्तान भाग गए होंगे। 3 दिसंबर की रात इंडियन नेवी भी हाई अलर्ट पर थी। भारतीय नौसेना का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS राजपूत विशाखापट्टनम पहुंच चुका था। समुद्र के बीचों बीच खड़ा INS राजपूत दुश्मन सबमरीन का इंतजार कर रहा था। वहीं दिल्ली में बैठे भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी रॉ के चीफ आरन काओ और नायर अपनी डेस्क पर बैठे किसी खास मैसेज का इंतजार कर रहे थे। रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए मैसेज पहुंचा, जो एक इनकोडेड मैसेज था।
जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, जला दो जला दो जला दो, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। इसका मतलब पीएनएस गाजी विशाखापट्टनम के करीब है। और इसका दूसरा मतलब यह भी है कि आईएनएस राजपूत ने अपना काम बेहतरीन ढंग से किया है। फॉल्स सिग्नल भेजने में राजपूत कामयाब रहा। नायर और काओ दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान तैर रही थी। इस मैसेज के कुछ ही घंटे बाद विशाखापट्टनम पोर्ट के आसपास रहने वाले हर एक शख्स ने एक बहुत बड़े धमाके की आवाज सुनी। सबको ऐसा लगा जैसे मानो भूकंप आ गया हो। रात किसी को कुछ समझ नहीं आया। सुबह होने पर सब हैरान थे। पाकिस्तान की सबमरीन पीएनएस गाजी विशाखापट्टनम पोर्ट के पास समुद्र के बीचों बीच खड़ी थी। उसमें एक भारी विस्फोट हुआ था। गाजी डूब गई थी। गाजी का मलबा इंडियन ओशन में फैला हुआ था। पीएन गाजी का मिशन इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज आईएनएस विक्रांत को खत्म करना था, लेकिन भारत की नेवी फोर्स ने पलटवार किया और गाजी की ही जल समाधि बना दी। 4 दिसंबर 1971 को सुबह सुबह जब सूरज उगा भी नहीं था कि इंदिरा गांधी, आरन काओ और सैम मानेकशॉ ने दिल्ली में एक सीक्रेट बैठक की। नेपोलियन ने कहा था, नेवर इंटरप्ट एन एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक। जब तक पाकिस्तान ने अपनी तरफ से पहल नहीं की, हम सब कुछ जानते हुए भी चुप रहे। पर अब उन्होंने गलती कर ली है। बिल्कुल। और अब जो गलती कर दी है तो अब सजा भी देना जरूरी है। इंदिरा गांधी ने दोनों की बातें बड़े गौर से सुनी और भारत की तरफ से युद्ध का ऐलान कर दिया। 4 दिसंबर की सुबह पाकिस्तान भारतीय मिलिट्री की ताकत से रूबरू होने वाला था। चार दिसंबर 1971 की सुबह इंडियन नेवी के एडमिरल एमएस नंदा और इंदिरा गांधी की मुलाकात दिल्ली पीएमओ में हुई। मैडम प्राइम मिनिस्टर, मैं साफ साफ लफ्जों में बात करना चाहता हूं। 1965 की गलती अगर भारत फिर दोहराएगा तो हमारी ताकत फिर एक बार सीमित रह जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इंडियन नेवी को पूरी छूट देंगी? मैडम, अगर 1965 की तरह हमें एक बार फिर बाउंड्री में बांधा गया तो हम युद्ध हार जाएंगे। आप समझिए, पाकिस्तान की कोई हद नहीं है, इसीलिए भारत को भी हद में बांधना सही नहीं होगा। एडमिरल नंदा, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ। इस वक्त भारत के लिए युद्ध जीतने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। भारत युद्ध जरूर जीतेगा मैडम, अगर आप हमें कराची पोर्ट पर सीधा हमला करने की छूट दे दें। हम कराची को बर्बाद कर सकते हैं। इंडियन नेवी से पहले मैं ब्रिटिश नेवी में काम करते हुए कराची पोर्ट संभाल चुका हूं। मेरी नौसेना में शुरुआत ही कराची से हुई है। मैं कराची पोर्ट के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं। अगर हमने कराची पर पहले धावा बोल दिया तो पाकिस्तान की नेवी निश्चित कमजोर पड़ जाएगी। इंडियन नेवी के लिए जो बेहतर है वो करिए, बस हमें किसी भी हालत में ये युद्ध जीतना है। एडमिरल नंदा समझ गए कि भारत सरकार की ओर से इंडियन नेवी को खुली आजादी है। पीएनएस गाजी के डूबने से पाकिस्तान की कमर पहले ही बुरी तरह से टूट चुकी थी। अब भारतीय फौज पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही थी और इस बात से पाकिस्तान पूरी तरह से बेखबर था। 4 दिसंबर 1971 की दोपहर इंडियन नेवल हेडक्वार्टर दिल्ली में नेवी के सभी कमांडर की एक बैठक हुई, जिसमें एडमिरल नंदा के अलावा एडमिरल सुरेंद्रनाथ कोहली, एडमिरल नीलकांत कृष्णन, रियर एडमिरल एसएच शर्मा जैसे नेवी लीडर्स शामिल थे। इंडियन नेवी वेस्ट नेवल हेडक्वार्टर से पाकिस्तान पर अटैक करेगी। हम सीधे पाकिस्तान के कराची बंदरगाह की तरफ जाएंगे। एडमिरल नंदा, मेरे ख्याल से सिर्फ आईएनएस विद्युत काफी नहीं होगा। हमें और भी कैरियर मिसाइल बोट्स को इस जंग में शामिल करना होगा। यस, यू आर राइट। आईएनएस निपट, आईएनएस निर्घट, आईएनएस वीर सब मिलकर एक साथ अटैक करेंगे। हम पूरे बेड़े के साथ कराची पर धावा बोलेंगे। और अटैक की टाइमिंग? रात 10 बजे के बाद, घने अंधेरे में, क्योंकि पाकिस्तान की नाइट बॉम्बिंग फैसिलिटी स्ट्रांग नहीं है। रात में हमने कराची पर हमला किया तो चाह कर भी पाकिस्तान की नेवी फोर्स हमें जवाब नहीं दे पाएगी। भारतीय सेना कराची पर हमले की योजना बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना भारत के पश्चिमी रेगिस्तान के रास्ते भारत की तरफ आगे बढ़ रहा था। राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर जैसलमेर हमेशा से पाकिस्तानियों की नजर में था और आज उनके पास जैसलमेर पर कब्जे का एक सुनहरा मौका था। पाकिस्तान की मंशा थी कि अगर भारतीय सिपाहियों का ध्यान पूर्व से पश्चिम में बढ़ जाता है
तो भारत की सैन्य ताकत कमजोर हो जाएगी और उसका फायदा पाकिस्तान उठा सकता है। पाकिस्तानी फौज अपने 3000 सिपाही और 45 आर्मी टैंक और एक फील्ड रेजिमेंट के साथ राजस्थान लोंगोवाल की ओर बढ़ रही थी। लोंगोवाला रेगिस्तान की रेत में तैनात एक ऐसी सरहद थी जहां हमेशा शांति का माहौल बना रहता था। इस रेतीली सरहद में पहरे की जिम्मेदारी वैसे तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही युद्ध के माहौल बने, भारतीय सेना की 23वीं पंजाब रेजिमेंट की अल्फा कंपनी को लोंगोवाला में तैनात किया गया। 23वीं पंजाब रेजिमेंट के मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी लीड कर रहे थे। पाकिस्तानी पहले लोंगोवाला, उसके बाद रामगढ़, फिर जैसलमेर पर कब्जा करने की योजना बना रहे थे। 4 दिसंबर का पूरा दिन बीत गया पर भारत को पाकिस्तान के टैंक और फौज के आने की भनक तक नहीं लगी। 4 दिसंबर की रात करीब 8 बजे लेफ्टिनेंट धर्मवीर के साथ एक छोटी टुकड़ी गश्त को निकल गई। करीब आधे घंटे तक यूं ही मस्ती मजाक करती भारतीय फौज रेगिस्तान की रेत छानते बड़े आराम से बॉर्डर पर नजर घुमा रही थी। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। लेफ्टिनेंट धर्मवीर जो ऊंट पर बैठे हुए थे वो तेजी से नीचे कूद पड़े। सर, ये आवाज कैसी है? ये तो टैंक की आवाज है। मतलब दुश्मन की टैंक लोंगेवाला पोस्ट की ओर आ रही है। लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने तुरंत अपने चीफ मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को इन्फॉर्म किया। मेजर चांदपुरी भी अपने टेंट से बाहर आ गए। सारी फौज एक साथ खड़ी थी, जिसमें कुल 120 भारतीय फौजी शामिल थे। यहाँ परेशान सिपाही तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर लोंगेवाला से अनजान इंडियन नेवी अपने पूरे जंगी बेड़े के साथ रातों रात मुंबई हेडक्वार्टर से कराची की तरफ रवाना हो गई। INS नीरघाट इस जंगी बेड़े में सबसे आगे था। एक लंबी दूरी तय कर सभी जहाज कराची से अभी 250 नॉटिकल माइल की दूरी पर पहुंचे ही थे कि अचानक 10:45 मिनट पर कराची बंदरगाह से पहले इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी जहाज नजर आया। भारतीय नेवी की सारी प्लानिंग पहले से तय थी। ऑर्डर के लिए इंतजार करने का वक्त भी नहीं था। पाकिस्तान के उस मिलिट्री जहाज को ठीक सामने देखते ही INS नीलघाट सबसे सामने आई और बिना एक पल गवाए कराची के पास समुद्र के बीचों बीच खड़े उस पाकिस्तानी जहाज पर हमला कर दिया। पहले ही हमले में उस जहाज का एक हिस्सा बुरी तरह से आग की लपटों में घिर गया। कुछ देर बाद इंडियन नेवी ऑफिसर्स को पता चला कि वो जहाज पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्मी करियर बोट PNS खैबर थी। इंडियन मिसाइल बोट INS नीलघाट पर लगाए गए सभी मिसाइल सोवियत यूनियन से आए थे। सोवियत यूनियन में तैयार किया गया स्ट्रॉन्ग मिसाइल STYX ने PNS खैबर के राइट साइड को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इंडियन नेवी चीफ एडमिरल नंदा उस वक्त INS विक्रांत में खड़े थे। उन्होंने देखा कि PNS खैबर पूरी तरह से डूबा नहीं था। एडमिरल नंदा ने रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए INS नीलघाट पर मैसेज पहुंचाया। मैसेज मिलते ही एक और फायरिंग की गई। एक और STYX मिसाइल दागी गई। इस बार PNS खैबर बुरी तरह से बर्बाद हो गया। PNS खैबर 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सिपाहियों के साथ पानी में डूब गया। कराची पोर्ट में कुछ देर तक धुएं के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एडमिरल नंदा ने खुश होते हुए अपने जूनियर कमांडर से कहा, आज 1965 का बदला हमने ले लिया। मैं कुछ समझा नहीं सर। PNS खैबर वही बोट है जिसने 1965 में द्वारका पर हमला किया था। तब हम खैबर को नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे, पर आज हमने द्वारका का बदला कराची में ले लिया। इसके तुरंत बाद INS निपट आगे आई और ठीक 11 बजे INS निपट ने कराची के नॉर्थ वेस्ट में खड़े पाकिस्तानी कार्गो वेसल वेनस चैलेंजर पर धावा बोल दिया। वेनस चैलेंजर पाकिस्तान की बहुत बड़ी बोट थी जिसमें ढेरों नेवी वेपन्स और मिसाइलें लगी हुई थी। दूसरे हमले में PNS वेनस चैलेंजर भी बुरी तरह से बर्बाद हो गई। पाकिस्तान की सभी डूबती हुई जहाजों ने अपने हेडक्वार्टर पर कोऑर्डिनेट्स भेजे। मदद की गुहार भी लगाई गई, लेकिन कोऑर्डिनेट्स जल्दबाजी में गलत भेजे गए। 11:40 पर इंडियन नेवी ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए PNS शाहजहां, PNS मुहाफिज को भी ब्लास्ट कर पानी में डुबो दिया। जैसे ही PNS मुहाफिज डूबा, पाकिस्तान को सही कोऑर्डिनेट का पता चल गया, लेकिन उनकी नाइट बॉम्बिंग फैसिलिटी मजबूत ना हो पाने के कारण भारत के किसी भी जहाज को कोई खतरा नहीं हुआ। कराची पोर्ट पे खड़े कुछ पाकिस्तानी जहाजों ने जवाबी मिसाइल भी दागे, जमकर हमला किया, पर उनका निशाना सही नहीं बैठा। सभी जंगी जहाज कराची पोर्ट से वापस मुंबई पोर्ट की ओर जाने लगे। इंडियन नेवी के इस सीक्रेट ऑपरेशन को ऑपरेशन ट्राइडेंट का नाम दिया गया। अरेबियन सी में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की नेवी को बिना किसी नुकसान के हरा दिया था। वहीं दूसरी तरफ रात के 12 बज चुके थे। राजस्थान लोंगेवाला में 120 भारतीय फौजी परेशान खड़े हुए थे। कुलदीप सिंह चांदपुरी, मेजर धर्मवीर ने सिपाहियों की हौसला अफजाई की। अगर हम आज पीछे हट गए
तो हिंदुस्तान हमें कभी माफ नहीं करेगा। पीछे हटाने का सीधा सा मतलब है पाकिस्तानियों के लिए जैसलमेर एयरबेस का रास्ता साफ करना। और एक बार जैसलमेर पर पाकिस्तानियों का कब्जा हो गया तो दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हम ये जंग हार जाएंगे। पर सर, आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी फौज हजारों में है और हम सिर्फ 120। वो टैंक लेकर आ रहे हैं और हमारे पास राइफल के अलावा कुछ ही एडवांस हथियार हैं। जानता हूं, पर क्या टैंकों के डर से हम भाग जाएं? सबसे पहले तो हमें मदद बुलानी होगी। कुलदीप सिंह चांदपुरी ने अपने हेडक्वार्टर फोन किया और सारी जानकारी दी। सामने से जो जवाब आया उन्होंने अपनी पूरी फौज को बताया। मदद आने में वक्त लगेगा। एयर स्ट्राइक की तैयारियां भी चल रही हैं, पर एयरफोर्स को पहुंचने में भी सुबह तक का वक्त लग ही जाएगा। अब एक ही रास्ता है। दुश्मन 1 घंटे में हमारे बेहद करीब होंगे। हमारे पास हथियार और गोलियां भी कम हैं, इसीलिए दूर से हमला नहीं किया जा सकता। दुश्मन के पास आने का इंतजार करना होगा। जल्दी करो, पोस्ट के चारों तरफ कटीले तार बिछा दो। कुलदीप सिंह चांदपुरी जानते थे कि सिर्फ तार बिछाना काफी नहीं होगा। आगे क्या होगा उन्हें भी अंदाजा नहीं था, पर वो अपनी तरफ से कोई भी कसर बाकी नहीं रखना चाहते थे। पाकिस्तान के 3000 सैनिक और 45 टैंक जब लोंगेवाला के करीब पहुंचे तो पोस्ट के आसपास बिछे तार को देखकर उन्होंने अंदाजा लगाया, मानो भारतीय सेना ने एंटी टैंक माइंस बिछा रखी हो। पाकिस्तानियों का शक गलत भी नहीं था। पोस्ट के चारों तरफ कांटेदार तारों के अलावा कुछ एंटी टैंक माइंस भी थे। पोस्ट के करीब पहुंचते ही पाकिस्तानी फौज ने लोंगेवाला पोस्ट पर फायरिंग शुरू कर दी, जबकि लोंगेवाला में भारतीय सिपाहियों के पास सिर्फ एक रिकॉयल गन थी। भारतीय सिपाहियों ने हिम्मत नहीं हारी और पूरी सावधानी से पहले ही निशाने में पाकिस्तानियों का एक टैंक ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान की दूसरी टैंक एंटी टैंक माइंस पर चढ़ते ही बर्बाद हो गई। बिना किसी बाहरी सहायता के लोंगेवाला पोस्ट के 120 सिपाहियों ने धीरे धीरे 12 पाकिस्तानी टैंकों को ध्वस्त कर दिया। पोस्ट में हर किसी को सुबह का बेसब्री से इंतजार था। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी अंधेरे में ही लोंगेवाला पर काबू पाना चाहते थे, पर पाकिस्तानियों की मंशा पर तब पानी फिर गया जब सुबह होते ही भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान की सेना पर हमला कर दिया। एयरफोर्स के हंटर विमान ने ऐसी तबाही मचाई कि सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान की आधा से ज्यादा टैंक रेत में कहां गायब हुई, पाकिस्तानियों को भी नहीं पता चला। पाकिस्तानियों के पास अब कोई रास्ता बाकी नहीं था। 6 दिसंबर को लोंगेवाला से पाकिस्तानियों को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। लोंगेवाला में हुई जीत की खबर पीएन हक्सर ने इंदिरा गांधी को दी। मैडम, अभी अभी खबर आई है, राजस्थान लोंगेवाला में भारतीय सिपाहियों ने पाकिस्तानियों का डटकर मुकाबला किया और 120 भारतीय सिपाहियों ने 3000 पाकिस्तानियों को उल्टे पांव भगा दिया। इंदिरा गांधी ने मुस्कुराते हुए एक कागज पर भारत सरकार की मोहर लगाई और हक्सर की ओर आगे बढ़ा दिया। भारत ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। हाँ, अब आप ये खबर ताजुद्दीन अहमद को दे दीजिए। मैं अभी खबर पहुंचा देता हूँ। भारत के साथ साथ इजराइल भी बांग्लादेश को मान्यता दे चुका था, लेकिन सबसे पहले बांग्लादेश की एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता भूटान ने दी थी। 8 दिसंबर को एक बार फिर एडमिरल MS नंदा के साथ वाइस एडमिरल हीरानंदानी की बैठक हुई। हम कराची पर दोबारा हमला करेंगे, कराची पोर्ट को बर्बाद कर देंगे। पर हम तो पहले ही जीत चुके हैं। अगर हमने पाकिस्तान की जड़ को खत्म किया तो पाकिस्तान जंग अपने आप ही हार जाएगा। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। बिना फ्यूल के जंग नहीं लड़ी जाती। पाकिस्तान को हर चीज के लिए फ्यूल की जरूरत है, चाहे प्लेन उड़ाना हो, टैंक चलाना हो या फिर जहाज। फ्यूल की जरूरत होती ही है। तो आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स और फ्यूल सेंटर पर हमला करें? बिल्कुल, और इससे कराची पोर्ट अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा। 8 तारीख की रात एक बार फिर भारत के सभी जंगी जहाज पूरे बेड़े के साथ मुंबई पोर्ट से कराची पोर्ट की तरफ निकल गए। 3 दिसंबर 1971 को रात 10 बजे INS विनाश, INS विक्रांत, INS तलवार, INS त्रिशूल सभी पूरी तैयारी के साथ कराची बंदरगाह के बिल्कुल करीब पहुंच गए। कराची पोर्ट के साउथ में मोनोरा पहुंचकर तलवार, त्रिशूल और विनाश ने एक बार फिर STYX मिसाइल्स से धावा बोलना शुरू किया। INS विनाश ने 12 मिसाइल्स दागे और पाकिस्तान के कैमरी तेल टैंक्स को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जैसे ही ऑयल टैंक्स पर मिसाइल टकराए, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ।
इतनी भयानक आग लगी कि बहुत दूर से भी कराची को जलते देखा जा सकता था। कई घंटे कराची पोर्ट जलता रहा। एडमिरल नंदा और हीरानंदानी दूर से कराची को आग की लपटों में घिरता देख रहे थे। अब पाकिस्तान की नेवी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। नेवी के लड़ाकू जहाज भी खत्म हो चुके हैं। टैंक और हंटर विमानों को चलाने के लिए भी फ्यूल्स की जरूरत होती है। जल्द पाकिस्तान का बचा कुचा फ्यूल भी खत्म हो जाएगा। एडमिरल हीरानंदानी जी, खुशी तो इस बात की है कि हमने सिर्फ पाकिस्तानी नेवी को नहीं बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी ध्वस्त कर दिया है। कराची का एयरपोर्ट पाकिस्तान का इकोनॉमिक सेंटर था, जहां से व्यापार, व्यवसाय, आर्मी एक्टिविटी सब कुछ तय होती थी। कराची पोर्ट के बर्बाद होने से पाकिस्तान को $3 बिलियन का नुकसान हुआ। 9 दिसंबर कराची पोर्ट को पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद 10 की सुबह INS विक्रांत और INS मिनाश के साथ साथ सभी भारतीय जंगी जहाज सब कुशल वापस लौट आए। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन पाइथन के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारत की जीत हुई थी। अभी पाकिस्तान कराची के सदमे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि 14 दिसंबर 1971 को भारतीय एयरफोर्स ढाका की तरफ उड़ान भरने लगी। उस वक्त ढाका के गवर्नर हाउस में पाकिस्तानी गवर्नर डॉक्टर AM मलिक कैबिनेट की मीटिंग अटेंड कर रहे थे। मलिक ने किसी को फोन मिलाया। दूसरी तरफ भारत में बैठे आरन काओ और नायर अपनी टीम के साथ इस फोन को टैप कर रहे थे। काओ ने सारी बात सुनी और हेडफोन मेज पर रखा। मलिक ढाका के गवर्नर हाउस में है और संयुक्त राष्ट्र संघ के एम्बेसडर जॉन कैली आधे घंटे में गवर्नर हाउस पहुंचने वाले हैं। मैं अभी एयरफोर्स को इन्फॉर्म करता हूं। एयरफोर्स को इन्फॉर्म किया गया। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी विंग कमांडर भूप विश्नोई को दी गई। खबर मिलते ही विंग कमांडर ने गुवाहाटी से उड़ान भरी। उनके पीछे 3 फाइटर प्लेन और थे। सबको ढाका पहुंचने में 24 मिनट का वक्त लगने वाला था। वहीं दूसरी तरफ भारत आर्मी टैंक और भारतीय फौज ढाका की ओर आगे बढ़ रही थी, जिसकी खबर पाकिस्तान के 93 ब्रिगेड को मिली। भारतीय आर्मी के रास्ते में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए पाकिस्तान की 93 ब्रिगेड आर्मी को रोकना जरूरी था। 2 भारतीय पैरा बटालियन को भारतीय विमान के जरिए ढाका की जमीन पर उतारा गया। अपनी ट्रेनिंग के बदौलत पैरा बटालियन के भारतीय जवान सिर्फ पैराशूट का सहारा ले विमान से ढाका की जमीन पर ऐसे उतर रहे थे जैसे आसमान से बारिश की बूंदें जमीन पर उतरती हैं। इस बटालियन ने 93 ब्रिगेड को रास्ते में ही रोक दिया। दूसरी तरफ 14 दिसंबर ठीक 11:45 पर भारतीय विमान जो ढाका पहुंच चुका था, उसने ढाका गवर्नमेंट हाउस के ऊपर लगातार रॉकेट छोड़ना शुरू कर दिया। ढाका गवर्नमेंट हाउस के अंदर हाहाकार मच गया। कुछ 20 मिनट तक शांति बनी रही। इसके बाद दोबारा से भारतीय विमान ने हमला किया। इस बार ढाका का गवर्नर हाउस पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब ढाका में मौजूद आर्मी पाकिस्तान के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी भी हिम्मत हार चुके थे। ढाका में हो रहे एयर स्ट्राइक से बचने के लिए वो भी चूहे की तरह छिपकर बैठे थे। 16 दिसंबर को नियाजी अपनी बची कुछ फौज के साथ हिम्मत कर बाहर निकले तो उन्हें एक और बुरी खबर मिली। भारतीय जनरल गंधर्व नागरा अपने 800 से 1000 सिपाहियों के साथ ढाका के ठीक सामने खड़े थे। 16 दिसंबर की सुबह भी जब पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर नहीं किया तो जनरल गंधर्व नागरा ने एक खत लिखा और अपने 2 जवानों के साथ लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के पास भेजा। कुछ देर बाद नियाजी खत पढ़ रहे थे। हमारे प्यारे अब्दुल्ला साहब, हम ढाका पहुंच चुके हैं और अब आपका खेल खत्म हो गया है। हमारी सलाह है कि खुद को भारतीय सेना के हवाले कर दीजिए, अपनी पूरी आर्मी के साथ सरेंडर कर दीजिए। हम वादा करते हैं आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हमें सोचने का वक्त चाहिए। हमारे कमांडर ने कहा है, अगर 1 घंटे में आपका जवाब और आप खुद सामने नहीं आए और पाकिस्तान ने सरेंडर नहीं किया तो पाकिस्तान की पूरी सेना के साथ ढाका को भी बर्बाद करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ढाका को भारतीय फौज ने चारों तरफ से घेर लिया था। बांग्लादेश की लिबरेशन आर्मी और मुक्ति फौज भी पाकिस्तानियों को तंग कर चुकी थी। ऊपर आसमान पर भी भारतीय हवाई हमले का खतरा मंडरा रहा था। नियाजी और उसके सिपाही चारों तरफ से घिर चुके थे। नियाजी के पास अपनी सेना को बचाने का कोई तरीका बाकी नहीं था। सोलह दिसंबर से ठीक एक दिन पहले ही 15 दिसंबर को जुल्फिकार अली भुट्टो न्यूयॉर्क में मौजूद थे। उनकी उम्मीद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़ी हुई थी। वो जल्द से जल्द सीज फायर का ऐलान करवाना चाहते थे, लेकिन भुट्टो की मंशा पूरी नहीं हो पाई। इधर भुट्टो जानते थे कि पाकिस्तान के हाथ से वक्त फिसलता जा रहा है। किसी भी वक्त उनकी आर्मी को सरेंडर करना पड़ सकता है। भुट्टो नाराज होकर सिक्योरिटी काउंसिल के दफ्तर से बाहर निकल आए। बाहर निकलते हुए उन्होंने रेजोल्यूशन के पेपर्स भी फाड़ दिए।
भुट्टो का शक बिल्कुल सही था। पाकिस्तान के हाथ से वक्त वाकई निकल चुका था। ढाका ने 16 दिसंबर की सुबह करीब 10 बजे आर्मी के दोनों जवान पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी से बातचीत कर वापस लौट आए। दोनों जवानों ने इंडियन गवर्नर जनरल गंधर्व नागरा को नियाजी का हाल बताया। सर, जनरल नियाजी सरेंडर के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सीज फायर की टाइमिंग को 6 घंटे बढ़ा दिया जाए। पाकिस्तान को कम से कम दोपहर 3 बजे तक का वक्त दिया जाए ताकि वो अच्छी तरह से इस मुद्दे पर सोच विचार कर सकें। ठीक है, 3 बजे से पहले हम जनरल नियाजी से एक बार फिर मीटिंग करेंगे। तब तक सीज फायर की फॉर्मेलिटी अच्छी तरह से तैयार करना भी जरूरी है। जनरल गंधर्व नागरा ने भारतीय आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ से फोन पर बातचीत की। सर, पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी सरेंडर करने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान को 3 बजे तक का वक्त चाहिए। ओके, इन्फॉर्म्ड हिम। जनरल जेकब वुड अराइव बाय हेलीकॉप्टर इन ढाका आफ्टर फ्यू आवर लेटर। जनरल जैकब? यस ऑफिसर। Lieutenant General Jack Furs Rafael Jacob will negotiate the terms of surrender. ओके सर। पाकिस्तान के जनरल नियाजी तक खबर पहुंचाई गई कि भारत की ओर से जनरल जैकब बातचीत के लिए आ रहे हैं। नियाजी ने जनरल जैकब का नाम सुना तो वो और ज्यादा परेशान हो गए। जनरल जैकब हेलीकॉप्टर से करीब दोपहर 1 बजे ढाका पहुंचे और वहां पहुंचकर सीधे उन्होंने पाकिस्तानी जनरल नियाजी से बातचीत की। तो जनरल नियाजी, सरेंडर की शर्तें आपको स्वीकार हैं? कैसा सरेंडर? हम तो सीज फायर एग्रीमेंट को रुके हुए हैं। सरेंडर की बात कहां से आ गई? ओके लेफ्टिनेंट, तुम्हें सिर्फ 3 बजे तक का वक्त दिया जाता है। सबके सामने सरेंडर करो और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन करो, वरना ढाका पर भारतीय वायुसेना की बमबारियां नहीं रुकेंगी। भारतीय टैंक भी आएंगे, वो अलग। सरेंडर कर दोगे तो ससम्मान सुरक्षित रहोगे, नहीं करोगे तो अपनी और पूरी सेना के परिणाम के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। नियाजी और जैकब के बीच सरेंडर की शर्तों को लेकर थोड़ी बहस हुई, लेकिन जनरल नियाजी के पास कोई चारा नहीं बचा था। उसे जनरल जैकब की बात माननी पड़ी। 16 दिसंबर 1971 शाम 4:55 पर लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और जनरल जैकब के सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर सिग्नेचर किया। इस हस्ताक्षर के साथ ही 13 दिन का ये भारत पाकिस्तान युद्ध खत्म हो गया। 93,000 पाकिस्तानी सिपाहियों ने एक साथ हिंदुस्तान के सामने सरेंडर किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये आज तक का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। इस दिन के बाद से आज तक भारत में 16 दिसंबर की तारीख विजय दिवस के रूप में मनाई जाती है। ढाका में हिंदुस्तानी सिपाही जीत का जश्न मनाने लगे थे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में प्रधानमंत्री का दफ्तर स्वीडिश इंटरव्यूअर से घिरा हुआ था। उसी वक्त उनकी टेबल पर रखा लाल रंग का टेलीफोन बजने लगा। उन्होंने फोन उठाया। फोन पर दूसरी ओर आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ थे। मैडम प्राइम मिनिस्टर, जैसा मैंने आपसे वादा किया था, सिर्फ 13 दिन में भारत युद्ध जीत चुका है और ठीक 4:55 पर पाकिस्तान की आर्मी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन कर दिया है। यस, थैंक यू। इंदिरा ने सिर्फ ये 2 शब्द कहे और फोन रख दिया। इंदिरा गांधी के दफ्तर के बाहर अभी भी स्वीडिश और इंडियन इंटरव्यूअर्स की भीड़ लगी हुई थी। इंदिरा गांधी ने सभी को बाहर उनके चैम्बर में ही इंतजार करने की बात कही और तुरंत वहां से निकल गई। इंदिरा गांधी जल्द से जल्द पार्लियामेंट हाउस पहुंचना चाहती थी। उन्होंने पार्लियामेंट में भारत की जीत का ऐलान किया और उसके तुरंत बाद ऑल इंडिया रेडियो में देश के नाम संदेश दिया। The West Pakistan forces have unconditionally surrendered in Bangladesh. Dhaka is now the free capital of a free country. 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इंदिरा गांधी को लोग गूंगी गुड़िया के बजाय दुर्गा और आयरन लेडी के नाम से जानने लगे। उस वक्त द इकोनॉमिस्ट अखबार ने इंदिरा गांधी को एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल दिया। लेकिन जब भी देश की सुरक्षा और युद्ध की बात आती है, 4 दीवारी के अंदर बैठे हुए लीडर्स के बजाय देश का गौरव, सरहदों में सीना तान के खड़े बहादुर सैनिक बढ़ते हैं। इस युद्ध में भी भारतीय नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने देश के प्रति अपने अटूट समर्पण और बहादुरी का बेहतरीन परिचय दिया। भारतीय पाकिस्तान के युद्ध में भारतीय फौज के अलावा 1968 में सामने आई रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सहयोग को भुलाया नहीं जा सकता। अगर रॉ नहीं होती तो इंडियन आर्मी पाकिस्तान की फौज से हर बार एक कदम आगे ना रहती और शायद हम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीत ना पाते। इस युद्ध के बाद हिंदुस्तान की पूरी फौज के साथ हिंदुस्तान की जनता और बांग्लादेश की जनता जीत का जश्न मना रही थी।
वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में यहया खान की मिलिट्री सरकार गिर गई और वेस्ट पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो के प्रभुत्व में आ गया। भारत ने जैसा वादा किया था, शेख मुजीबुर रहमान को भी छुड़ा लिया गया। शेख मुजीबुर रहमान स्वतंत्र बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने। वहीं ताजुद्दीन अहमद को प्रधानमंत्री का पद दिया गया। नमस्कार, मैं हूं ऑल इंडिया रेडियो। मैंने आपको इतिहास के पन्ने पलटकर 1962 के सिनो इंडिया वॉर से लेकर 1971 भारत पाक युद्ध की पूरी दास्तान सुनाई। हमने हाथ के दोराहे पर खड़े भारत को हिमालय की ऊंचाइयों पर जीत का परचम लहराते देखा। 93,000 पाकिस्तानी सिपाहियों को न सिर्फ भारत के सामने सर झुकाते देखा, बल्कि ईस्ट पाकिस्तान जो 1947 से वेस्ट पाकिस्तान के अत्याचार झेल रहा था, वहाँ की मासूम बंगाली जनता को भारत ने न सिर्फ आजाद कराया, बल्कि उन्हें उनका अपना आजाद देश बांग्लादेश तोहफे में भी दिया। 1971 में अगर भारत सामने नहीं आता तो आज बांग्लादेश जैसा राष्ट्र विश्व के सामने नहीं होता, बल्कि भारत के सामने दो पाकिस्तान होते हैं। भारत अपनी पूर्वी और पश्चिमी दोनों सरहद में पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने पर मजबूर हो जाता। ये भारत की जीत की दास्तान थी, जिसमें भारत ने साबित कर दिया कि वो खुद को शांति का प्रतीक तो मानता है, लेकिन अगर उसकी सरहद पर कोई उंगली भी उठाए तो कलाई तोड़ना भी अच्छी तरह से जानता है। भारत युद्ध की शुरुआत नहीं करता, पर युद्ध छिड़ जाने पर जमकर जवाब देना और जंग जीतना भी जानता है। वहीं पाकिस्तान के लिए 1972 की ये हार सिर्फ जंग के मैदान में हुई हार नहीं थी, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और इस नुकसान से शायद पाकिस्तान दोबारा कभी उभर ही नहीं पाया।